मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सबसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातें करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शिक्षा के मामले में किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। बहुत सामान्य सी टिप्पणी है ना ये। और आपको लग रहा होगा कि सर इसके बारे में हमें बता क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो शिक्षा को बिल्कुल मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार जहाँ है वहाँ तो भेदभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, तो भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता है। और यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, और सच पूछे तो आना भी चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो लॉजिक माइंड है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने इस विषय को आपके सामने क्यों रखा है, इस पर मैं दो बातें आप सबसे करना चाहूँगा। नंबर एक, कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, नो डाउट आप उनकी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर टॉपिक का, कि आप उसे अपडेट कितना करते हैं। उसका अद्यतन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेंस में शिक्षा के अधिकार को लेकर के कोई प्रश्न पूछ लिया गया है, और यदि उसमें आप सुप्रीम कोर्ट की इस ताज़ी टिप्पणी को डालते हैं तो एग्जामिनर को बहुत प्रभावित करता है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि नहीं, आप अपने समय के प्रति बहुत अधिक सतर्क हैं, और बाकायदे यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसमें इस शब्द को मेंशन किया है कि आप अपने समय के प्रति कितने सजग हैं। उसने कुछ दूसरे शब्दों में कहा होगा, लेकिन अर्थ यही है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के बारे में यह टिप्पणी की है, इसका मतलब है कि यह टॉपिक अपने आप में इस साल के एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या ये दोनों बातें अपने आप में कम महत्वपूर्ण हैं? नहीं। तीसरी एक और बात है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो टिप्पणी आई है ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं आई है, एक विशेष परिस्थिति में है, और सच पूछे तो वह विशेष परिस्थिति ही इस टिप्पणी को महत्वपूर्ण बना देती है। कैसे बना देती है? कि हमारे यहाँ जो रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, आपको मालूम है कि उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चल रही है कि इन्हें बाहर भेजा जाए। जो भी मामला है, इसी तरह के मामले हैं, ठीक है, मामला गलत नहीं है। तो उसमें बाकायदे एक याचिका लगाई गई है, और उसमें यह अनुरोध किया गया है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार से कहा जाए कि रोहिंग्या शरणार्थियों के जो बच्चे हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला मिले। अब सवाल ये उठता है कि वो घुसपैठिए हैं, अब उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कैसे दिया जाए, तो एक हिचक तो होगी। लेकिन यहाँ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से मानवीय दृष्टिकोण लेकर के चलता है। ठीक है, जो यहाँ अवैध तरीके से आए हैं उनके माता पिता का फैसला था, बच्चों का तो फैसला नहीं था, और बच्चों के सामने तो पूरा भविष्य है। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है, चाहे वो भारत के नागरिक हों, चाहे वो दूसरे देश के नागरिक हों। और ये समय अगर बच्चों के हाथ से निकल गया तो फिर तो हमेशा हमेशा के लिए वो पिछड़ जाएंगे। तो कम से कम तब तक, जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, इसके बारे में फैसला नहीं आ जाता, तब तक तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। हाँ, जब फैसला हो जाएगा तो डेफिनेटली वे भारत छोड़ करके चले जाएंगे, तो उनके बच्चे भी छोड़ करके चले जाएंगे, फिर वो देखे, उनका देश देखे। दोस्तों, ये इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, AFE-IAS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, शिक्षा से ही जुड़ी हुई जो दूसरी खबर वह है नीति आयोग की अभी अभी उच्च शिक्षा पर दी गई रिपोर्ट। जी हाँ, ये उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट आई है, भारतीय विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई।
आप जानते हैं कि जो हायर एजुकेशन है आपके सिलेबस में है, सीधे सीधे नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है, और यहाँ तक कि मेंस में इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसका अपडेट यही होगा कि जो नीति आयोग है उसने अपनी जो रिपोर्ट दी है सुधार को लेकर के, स्पेशली ये सुधार पर रिपोर्ट है, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप सबसे करने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात जो नीति आयोग ने घोषित की है और वो ये है कि हमारे देश की जो आबादी है वो बहुत बड़ी है और हम अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं। तो विकसित भारत की जो कल्पना है वो तभी साकार हो सकेगी जब हम अपनी आबादी को कुशल बनाएं, स्किल्ड बनाएं। और स्किल्ड बनाने का जो सबसे पहला चरण होगा, जो सबसे बड़ा आधार होगा, वह होगा शिक्षा। लेकिन सवाल उठता है कि कैसी शिक्षा? तो सीधी सी बात है कि उनमें सुधार किए जाने की ज़रूरत है। अभी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और ख़ासकर हायर एजुकेशन में तो बहुत सारी कमियां हैं ही। तो देखिए, नीति आयोग ने जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी हैं वे कौन कौन सी हैं। पहली बात उन्होंने कही कि यूनिवर्सिटीज़ के जो पद खाली होते हैं उन्हें भरा जाना चाहिए। वर्तमान में शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं और रिपोर्ट बीच बीच में आती रहती है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो 75% पद खाली हैं। तो काम कैसे चल रहा है? एडहॉक बेसिस पर। एडहॉक बेसिस पर आप किसी को बुला लेते हैं, वो अपना लेक्चर दे करके चले जाते हैं, दिहाड़ी के रूप में आप उन्हें वेतन दे देते हैं जो बहुत कम होता है, और वो भी टेम्परेरी कर रहे हैं क्योंकि दूसरी सर्विसेज के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी खाली बैठे हैं, पढ़ा लेते हैं, जब दूसरी जगह लग जाएंगे तो छोड़ करके चले जाएंगे। क्या सच में ऐसे व्यक्ति या ऐसे शिक्षक शिक्षा के साथ न्याय कर सकते हैं? तो जो पहली जो सिफारिश है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील सिफारिश है कि ये पद भरे जाने चाहिए, और उससे भी बड़ी बात है कि योग्य शिक्षकों के द्वारा भरे जाने चाहिए। अब ये नहीं है कि भरे जाने हैं तो किसी से भी भर दिए गए, क्योंकि अगर योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं हो सकता। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि संस्थानों को जो मान्यता दी जाती है, कॉलेज को मान्यता दे दी जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दे दी जा रही है, तो उनको जो मान्यता दी जाती है उसके जो पैमाने हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होने चाहिए, थोड़े से ज़्यादा उन्नत किस्म के होने चाहिए। आप अपने आसपास की स्थितियों को जानने की कोशिश कीजिए। थोक के भाव से यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ की क्या स्थिति है आप जा करके देखिए, अखबारों में पढ़ते होंगे। मतलब डिग्रियां बिक रही हैं। आप एडमिशन ले लीजिए, मत आइए, परीक्षा में बैठ भर जाइए, आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन मान्यताएं जारी हैं। उनके पास बिल्डिंग्स नहीं हैं, उनके पास दूसरी सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास स्टाफ नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं और कॉलेज भी चल रहे हैं। क्या सच में इससे जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे मेंटेन किया जा सकेगा? दोस्तों, तीसरी और जो महत्वपूर्ण सिफारिश है वो ये है कि हमारे यहाँ जो अनुसंधान का जो स्तर है वो बहुत पुअर है, और ख़ासकर जो मानविकीय विषयों के जो अनुसंधान हैं वो संख्या में भी कम है और गुणवत्ता की दृष्टि से तो बहुत ही बेकार हैं। सच पूछिए तो ज़्यादातर तो जो रिसर्च होते हैं वो केवल खाना पूर्ति वाले होते हैं, जिनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता, और रिसर्च करते समय कोई मेहनत नहीं दिखाई देती उसमें, केवल कट पेस्ट के माध्यम से रिसर्च कर लिए जाते हैं। उनमें कहीं भी विचारों की दीप्ति दिखाई नहीं देती है कि एक विचार भी कोई ऐसा मिल सके कि आप कह सकें कि यह नया विचार है। यानी कि अनुसंधान की गुणवत्ता में बहुत तेज़ी के साथ गिरावट आ रही है। सच पूछे तो अनुसंधान की जो शिक्षा है उसे मात्र एक औपचारिकता मान ली गई है कि इसके जरिए जो है नौकरी मिल जाएगी, अगर नौकरी हम कर रहे हैं तो वो पक्की हो जाएगी, इसके माध्यम से हमारा जो है इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। बस वो कैरियर का माध्यम बन गया है, ज्ञान के विकास का माध्यम नहीं। आंकड़े बताते हैं कि ठीक है कि शोध की दृष्टि से तो हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो संख्या की दृष्टि से आप चौथे स्थान पर हैं, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से, या यूं कह लीजिए कि हमारे शोध को मान्यता मिले,
हमने शोध में जो कुछ भी रिसर्च करके निकाला है उसे लोग कोट करें, इस मामले में हमारा जो लेवल है वो 9वें स्थान पर है। संख्या के मामले में हम इतने ऊपर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शोध को मान्यता नहीं मिल पा रही है। और देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये खासकर मानविकीय विषयों की बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए विषयों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात और है जो प्रकारांतर से कही गई है अपने सिफारिश में, और वो ये है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बेसिकली राजनेताओं का क्षेत्र नहीं है, वह शिक्षाविदों का क्षेत्र होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि इसका जो मैनेजमेंट है, इसके बारे में जो निर्णय लेने वाले जो लोग हैं, वो शिक्षा जगत के हों, एजुकेशनिस्ट हों, क्योंकि वो इससे जुड़े हुए हैं, वो इसके सारे परिदृश्य को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वे इसे जितने अच्छे से संभाल सकेंगे, जितनी अच्छी से रिकमेंडेशंस दे सकेंगे और उन्हें लागू कर सकेंगे, वो दूसरों के वश की बात नहीं है। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है और जहाँ तक पॉलिटिशियन का सवाल है, कम से कम उनके बस की बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब पॉलिटिशियन आ जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल हित उसमें दिखाई देने लगता है, और पॉलिटिकल हित के अनुरूप ही ब्यूरोक्रेसी काम करती है, और इसका जो नतीजा होता है वह होता है उच्च शिक्षा के पतन में, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सिफारिशें जो नीति आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालयीन शिक्षाओं के बारे में की है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।